हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन एरा फैन फिक्शन में। एंड मैं आप सभी के लिए द रोड दैट नेवर एंड का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा या फिर पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे इस बार ज़्यादातर किसी के कमेंट नज़र नहीं आए एंड व्यूज़ भी पहले जैसे नहीं हैं और साथ ही लाइक्स भी कम हैं। तो क्या आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है? अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप बताइए, मैं इसे जल्दी ही ख़त्म कर दूँगी एंड फिर हम न्यू स्टोरी स्टार्ट करेंगे। एंड अगर पसंद आ रही है तो भी बताइए एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप सभी को स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए बिना किसी देर के हम इस स्टोरी के अगले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। पर पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। उन क्रिएचर्स से बचते हुए विंग, वांगजी, चैंग और सिजुई वो सभी अलग हो गए थे, क्योंकि उन्हें इस बार कुछ ऐसा नज़र आया था जो शायद उन लोगों ने सोचा भी नहीं था। विंग और वांगजी ये दोनों तो न्यू ही फंसे हुए थे यहाँ पर। चैंग और सिजुई वो काफ़ी समय से फंसे हुए थे और जो चीज़ चैंग ने देखी उसे यकीन नहीं आ रही थी कि वो ये सब अपनी नज़रों में देख रहा है, क्योंकि वो काफ़ी समय से उस जगह में फंसा हुआ है पर उसने आज तक ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं थी। तो मैंने स्टोरी को यहाँ पर बंद किया था कि वो सभी अलग हो चुके हैं एंड उन सभी को उस क्रिएचर के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो चलिए हम यहीं पर से स्टार्ट करते हैं। चैंग, सिजुई, वेंग और वांगची सभी इधर उधर देख रहे थे। वो सभी बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे, क्योंकि वो अलग तो हो चुके थे लेकिन जैसे ही वो अलग हुए थे और जिस रास्ते से वो भागते हुए आए थे, अब वो रास्ता मकड़ियों के जालों के साथ बंद हो चुका था। जैसे ही रास्ता बंद हुआ, हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी वापस से उस रास्ते की तरफ भागता है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वो बहुत हड़बड़ी में अपने हाथों से यानी कि उंगलियों का इस्तेमाल करके उन मकड़ियों के जालों को फाड़ने की कोशिश करता है और वो फाड़ भी लेता है कुछ जालों को। लेकिन जैसे ही वांगजी उन जालों को फाड़ता है, वो जाले अपने आप और भी ज़्यादा फैलते जाते हैं और उस जालों की एक मोटी लेयर बन जाती है जिससे तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वांगजी एक समय में थक जाता है क्योंकि उसकी उंगलियों से खून निकलने लगते हैं। वांगजी विंग के लिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव था और ये बात वांगची को बहुत अच्छे से पता थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि विंग को कुछ हो जाए। वांगची बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। वो बस चाहता था कि किसी तरीके से वो विंग के पास पहुंच जाए, लेकिन वो पहुंचे भी तो कैसे पहुंचे। वांगची विंग को आवाज़ देने लगता है, विंग, विंग, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? विंग, चैंग, सिजुई, विंग, विंग। लेकिन वांगजी की आवाज़ बस उस जगह में गूंज रही थी। वांगजी फैसला करता है कि वो आगे बढ़ेगा और जब वो पीछे पलट कर देखता है तो उसे मीलों लंबा दूर रास्ता नज़र आता है। पर वो ना चाहते हुए भी उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गया था, क्योंकि वो यहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। उसे किसी भी हाल में विंग तक पहुँचना था। इसलिए वांगजी आगे चलना स्टार्ट कर देता है। वो चल रहा था, लेकिन उसे कहीं पर भी उस रास्ते का एंड नज़र नहीं आ रहा था। सड़कें बहुत अजीब सी थी, या वो एक जंगल ही था, पर सड़क बनी हुई थी। उस सड़क को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस सड़क को जानबूझकर बनाया हो। उस सड़क की मिट्टी काले कलर की थी और वहाँ पेड़ भी थे, पर उन पेड़ों पे काले कलर का लिक्विड था जो बहुत बुरी तरीके से स्मेल कर रहा था। वांगची को वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट ही जाएगा, पर वो किसी तरीके से कपड़े से अपने मुंह को ढक कर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी और साथ में विंग को भी बचाना था। उसके दिमाग में बस यही था कि वो किसी तरीके से विंग को बचाकर इस जगह से निकल जाए। पर वो निकलेगा कैसे, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि वो है कहाँ। फिर भी वांगजी इन सभी चीज़ों को यानी कि इन सभी थॉट को अपने दिमाग से हटाते हुए
आगे बढ़ रहा था, लेकिन वांग जी एक टाइम पर ऐसी जगह में फंस जाता है जहाँ चारों तरफ कुछ भी नहीं था। यानी कि वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक मिरर में फंस गया है। वांग जी बीच में था और न चारों तरफ सिर्फ मिरर ही मिरर थी। उसमें से दिख रहा था कि हाँ वो जंगल में है, लेकिन वो उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वांग जी ने वहाँ से पत्थर उठाया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर उस जगह के आर पार हो गई। ये देखकर वांग जी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वांग जी ने अपना हाथ अंदर घुसाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ लगते ही वो एक दीवार की तरह सख्त जगह बन गई थी। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर वांग जी ने फिर भी हार नहीं मानी और उस जगह को पत्थरों से वो मारने लगा था, ताकि कोई तो जगह या फिर कोई तो पोर्टल खुले जिससे वो दूसरे जगह जा पाए। और इसी कारण वो ढेर सारे पत्थरों को जमा करके उस जगहों पे मार मार के देख रहा था कि शायद इस जगह से रास्ता हो या फिर इस जगह से रास्ता हो। जब वांग जी ये सब कर रहा था, तभी वांग जी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ सुनकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वांग जी धीरे धीरे पलटा और वांग जी के सामने कुछ अजीब सी चीज़ें उसे नज़र आने लगी। पहले तो वांग जी ने देखा कि उसके सामने वही सीन चल रहा है। विंग और वांग जी भागते हुए उस टनल में गए। देन वो क्रिएचर किस तरीके से उनके पीछे आए, फिर चैंग का आना, देन सिजोई का आना, फिर उन दोनों की बातें, ये सब वांग जी अपनी आंखों से देख रहा था। बिल्कुल ऐसे जैसे वांग जी के सामने उन्हीं की मूवी चल रही हो। जैसे जैसे विंग वांग जी और चैंग सिजुई भागे, वांग जी भी उनके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वांग जी विंग को पकड़ने वाला था, उनके सामने सब चीज गायब हो गया और वांग जी तेज चीख मारकर विंग का नाम लेता है। लेकिन तभी जैसे ही वांग जी विंग का नाम लेता है, वांग जी को विंग की आवाज सुनाई देती है। वाची, वाची, यहाँ आओ ना। मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हूँ। वाची, विंग, विंग, क्या तुम यहाँ हो? विंग, मेरी आवाज सुनो। विंग, मैं यहाँ हूँ। विंग। वांग जी विंग का नाम चिल्लाने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं कि वांग जी के पीछे जमीन के अंदर से ढेर सारा काला लिक्विड निकल रहा होता है और वो एक बहुत बड़े तालाब के आकार का बन जाता है और उसी के बीच से एक इंसानी चेहरा निकल के आता है, जो हूबहू वें की तरह दिख रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी ब्लैक होती हैं और उसकी आंखों से लिक्विड निकल रहा होता है और उसकी बॉडी बिल्कुल नेकेड होती है। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं और वो इंसान अपनी काली डरावनी आंखों से वांगची को ही घूर रहा होता है कि तभी वो जो चीज़ होती है वो वांगची को अपनी तरफ बुलाती है। वाची, मैं यहाँ हूँ। वाची, वेंग की आवाज़ सुनकर वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है तो वांग जी देखता है कि वेंग अपनी बाहें फैलाए उसे अपनी तरफ बुला रहा था, लेकिन वांग जी वो डर गया था क्योंकि ये उसका वेंग नहीं था। पर वांग जी भाग भी नहीं सकता था क्योंकि वो दीवार जैसी चीज़ के अंदर फंसा हुआ था। वो इंसान जो वेंग का भेष बदले हुए था, वो उस लिक्विड से धीरे धीरे बाहर आता हुआ अपने शरीर का प्रदर्शन करते हुए वांगजी की तरफ आता है और वो वांगजी के चेहरे को पकड़कर बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते, मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ। वांगजी जो डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे
वांगची के चेहरे का जो भाव है वो बदलने लगता है और वांगची को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस अजीब सी चीज़ यानी कि जिसमें वेंग का चेहरा बदला हुआ है उसके वश में होता जा रहा है, यानी कि वांगची उस इंसान के वश में होता जा रहा है। देन वो क्रिएचर धीरे धीरे वांगची के लिप्स के करीब आता है और वो अपने होंठ वांगची के होंठों में रख देता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से एक ब्लैक लिक्विड सीधा वांगची के मुंह से अंदर जा रहा था, यानी कि वांगची उसे पी रहा था। लेकिन वांगची की आंखें पूरी तरीके से वाइट हो चुकी थी और पीछे वांगची के हाथ, वहाँ के जो पेड़ हैं उसमें से अचानक से बेलें निकल आती हैं और वो वांगची के हाथों को बांधने लगती है। और वो जो क्रिएचर था जो वेंग की तरह दिख रहा था वो वांगची को खुद में समेट लेता है, यानी कि वांगची की बॉडी को गले लगा लेता है। देन वांगची उसके मुंह से भी वो ब्लैक कलर का लिक्विड टपकने लगता है, क्योंकि उस क्रिएचर ने वांगची को अपने लिप्स से वो लिक्विड पिलाया था जिससे वांगची अपने होश में नहीं था। और वांगची भी उस क्रिएचर को देखकर मुस्कुराकर उसे विंग विंग बोलने लगता है, जिससे वो क्रिएचर खुशी से हंसने लगता है। अब यहाँ वांगची का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब हम चलते हैं विंग के साइड। विंग जो कि भाग रहा था, हाँ गाइस, वो ऐसी जगह में फंसा था जहाँ पर उसे काफ़ी सारे क्रिएचर नज़र तो आ रहे थे, लेकिन वो क्रिएचर्स उसे टच नहीं कर रहे थे। विंग बहुत डरा हुआ था और विंग भाग रहा था और वो वांगजी को आवाज़ दे रहा था, वांगजी, वांगजी। पर वांगजी कैसे सुने? वांगजी तो ऑलरेडी उस क्रिएचर के फैलाए जाल में फंसा हुआ था। पर विंग इस बात से अनजान था। जैसे जैसे विंग आगे बढ़ रहा था, अचानक से विंग को वांगजी की आवाज़ सुनाई देती है, विंग। और जैसे ही विंग पलटता है वहाँ पर वांगजी होता है, तो विंग भाग कर जाता है और वांगजी को गले से लगा लेता है, बोलता है, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा वांगजी। जिस पर वांगजी स्माइल करके बोलता है, तुम डर क्यों गए थे? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम तो जानते हो विंग। इस पर विंग भी हमें सिर हिलाता है और विंग और वांगजी, यानी कि जो वांगजी था वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे दूसरी साइड लेकर जाने लगता है। इस पर विंग बोलता है, वांगजी हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ ढेर सारे क्रिएचर्स हैं। इस पर वांगजी बोलता है, मुझ पर यकीन करो विंग, मैं तुम्हें सही जगह लेके जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? जिस पर विंग बोलता है, ऐसी बात नहीं है, पर हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। इस पर वांगजी बोलता है, मुझ पर यकीन करो विंग, बस आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वांगजी विंग के करीब आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग अपना चेहरा पीछे हटा लेता है और बोलता है, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, माफ़ करना वांगजी। इस पर वांगजी, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी डार्क तो हो गई थी, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज करके मुस्कुराता है और बोलता है, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहेगा, पहले हमें एक सुरक्षित जगह में जाना चाहिए। जिस पर विंग भी हमें सिर हिलाता है और वांगजी विंग का हाथ पकड़कर उसे लेके जाने लगता है और हम वांगजी के चेहरे को देखते हैं। उसका चेहरा धीरे धीरे बीच से फटने लगता है और उस बीच की दरार से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलने लगता है, यानी कि वो या तो कोई क्रिएचर था या फिर कुछ और, लेकिन वो वांगजी तो नहीं था। और वहीं सिजुई, हम सिजुई को देखते हैं। सिजुई एक अजीब सी जगह में फंसा हुआ था जहाँ उसे ढेर सारी प्रेग्नेंट लेडी नजर आ रही थी और वो प्रेग्नेंट लेडीज एक नुकीली चीज से अपने पेट पर हमला कर रही थी। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी तो उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था और वो बहुत तेजी से चिल्लाकर सिजुई का नाम ले रही थी और सिजुई ये सब देखकर एक कोने में दुबका हुआ था। सिजुई जब अपनी आंखों को उठाकर ये चीज़ें देखता है तो वो देखता है कि उन लड़कियों के पेट से बच्चे नहीं बल्कि ब्लैक कलर के लिक्विड बाहर आ रहे हैं जो धीरे धीरे उसकी तरफ फैल रहे होते हैं। वहीं चैंग को हम देखते हैं। चैंग के सामने एक बहुत बड़ी मकड़ी थी जिसके 8 मुंह थे और एक आँख थी और वो बहुत बुरी तरीके से
चैंग का पीछा कर रही थी और चैंग अपनी जान बचाकर भाग रहा था। चैंग भागते भागते एक बड़े से चट्टान के पीछे आता है। वो चट्टान ऑरेंज कलर की थी, यानी कि ऑरेंज येलो मिक्स कलर की थी। जैसे ही चैंग उस चट्टान के पास आता है, वो वहाँ रुक जाता है क्योंकि भागने की कोई जगह नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि वो मकड़ी धीरे धीरे चैंग के पास आती है, पर चैंग डरता नहीं है। चैंग बोलता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, अपनी फैमिली, अपना करियर, और मैं इस स्टूपिड सी जगह में आकर फंसा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अपनी जान तुझ जैसे हैवान के आगे सौंप दूँ। यह कहकर चैंग अपनी राइफल निकाल कर उस मकड़ी को मारने लगता है और उस राइफल की शॉट सीधा उस मकड़ी के आंखों में लगती है, जिससे वो मकड़ी तिलमिला उठती है और उस मकड़ी के आंखों से ब्लड निकलने लगता है ऑरेंज कलर का। ये देखकर चैंग बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिरकार किसी मकड़ी के अंदर ब्लड, वो भी ऑरेंज कलर का, यानी कि वो अजीब से लिक्विड कलर का था। और चैंग भागता है, लेकिन वो इस बात को देख नहीं पाता कि उस मकड़ी का, यानी कि उस मकड़ी के अंदर से जो लिक्विड निकला था वो उसके जूतों पर भी लग गया है। और चैंग इस बात से अनजान वो भागने लगता है और हम देखते हैं कि चैंग के पीछे वो मकड़ी हवा में घुल चुकी थी। वो जिंदा थी, फिर भी वो हवा में घुल चुकी थी। लेकिन इस बात से अनजान चैंग दूसरी डायरेक्शन में काफ़ी तेज़ी से भागने लगा था। जैसे ही चैंग भागता हुआ किसी और जगह पहुंचता है, उसे सिजुई के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। देन चैंग उस तरफ पीछा करता है जहाँ से सिजुई के चिल्लाने की आवाज़ आती है और चैंग देखता है कि आसपास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सिजुई एक जगह सिकुड़ कर आंखें बंद करके चिल्ला रहा है। और जैसे ही चैंग उसके पास पहुंचता है, सिजुई एक पत्थर उठाकर चैंग को मारने ही वाला था, तो चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सिजुई मैं हूँ सिजुई। लेकिन सिजुई चैंग को धक्का दे देता है और बोलता है, तुम नहीं हो, तुम वहम हो, तुम वहम हो। लेकिन चैंग सिजुई को पकड़ता है और उसे गले से लगा लेता है, बोलता है, घबराओ मत, गहरी सांस लो, मैं हूँ सिजुई, मैं चैंग हूँ, मैं ही हूँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। काफ़ी देर तक चैंग सिजुई को गले लगाकर शांत कराता है एंड फिर सिजुई चैंग को देखकर बोलता है, ये वाकई तुम हो ना, ये तुम ही हो ना, बताओ ना क्या ये तुम ही हो। जिस पर चैंग बोलता है, हाँ सिजुई, मैं ही हूँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और सिजुई नॉर्मल फील करता है और फिर वो बताता है कि उसने क्या क्या चीज़ें देखी। और इस पर चैंग बोलता है, सिजुई, ये जगह हमारे दिमाग से खेलती है, हमें खुद को संभालना होगा। वांग जी और विंग ना जाने कहाँ फंसे होंगे, हम दोनों तो ना जाने कब से यहाँ फंसे हैं, फिर भी हमारी ये हालत है। वो दोनों तो नए हैं, पता नहीं उनका क्या हाल हो रहा होगा। हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो दोनों गायब हो जाएं। जिस पर सिजुई भी हमें सिर हिलाता है और वो दोनों खड़े होकर इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिरकार उन्हें कहाँ जाना चाहिए। फिर सिजुई एक तरफ देखता है और बोलता है, चैंग, शायद हमें उस तरफ जाना चाहिए, वहाँ से रोशनी आ रही है। जिस पर चैंग उस तरफ देखता है, लेकिन चैंग को वो जगह ठीक नहीं लगती और वो बोलता है, नहीं सिजुई, अक्सर जो चीज़ें दिखती हैं वो सही नहीं होती, हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। जिस पर सिजुई बोलता है, लेकिन ये तो हमारे दिमाग से खेलती है ना, फिर तुम दिमाग से कैसे काम लोगे। जिस पर चैंग बोलता है, शांत रहो, मुझे सोचने दो। जिस पर सिजुई भी हाँ में सिर हिलाता है और चैंग और सिजुई उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी चैंग को फिर से एक ऑरेंज येलो मिक्स पहाड़ दिखता है और वो उसके तरफ जाने लगता है। और सिजुई बोलता है, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ तो चट्टान है, वो बहुत ही अजीब कलर की। जिस पर चैंग बोलता है, हाँ, इसी जगह पर मेरी जान बची थी, लेकिन समझ में नहीं आता वो मकड़ी कहाँ है। मकड़ी का नाम सुनकर सिजुई काफ़ी डर जाता है और वो जाके चैंग से लिपट जाता है और बोलता है, मकड़ी। जो मकड़ी से वो बहुत डर लगता है, मकड़ी। जिस पर चैंग बोलता है, घबराओ नहीं, वो मर चुकी है, बस मैं उसका शरीर ढूंढ रहा हूँ। जिस पर सिजुई बोलता है कि कितनी बड़ी थी। तभी चैंग सिजुई को चिढ़ाते हुए बोलता है, जितना तो सोच रहा है ना उतना बड़ा था। इस पर सिजुई अपना मुंह फुला लेता है और बोलता है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। जिस पर चैंग बोलता है,
तो कर ही ऐसा रहा है, इसलिए मैं तेरा मजाक उड़ा रहा हूँ। जिस पर सिजुई मुंह फुला लेता है और चैंग उसे देखकर हंसने लगता है। तभी जैसे ही वो दोनों इधर उधर देखते हैं, तभी उन दोनों को विंग की आवाज़ सुनाई देती है। विंग बोल रहा था, वांगजी हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वांगजी रुको, वांगजी। ये सुनकर सिजुई बोलता है, ये तो विंग की आवाज़ है ना। इस पर चैंग चैंग भी बोलता है, हाँ ये तो विंग की आवाज़ है, पर आ कहाँ से रही है। ऐसा कहकर वो दोनों ध्यान से इधर उधर देखने लगते हैं कि तभी सिजुई बोलता है, चैंग मुझे लगता है कि ये आवाज़ इस चट्टान के पीछे से आ रही है। जिस पर चैंग अपने कानों को लगाकर सुनता है और वो बोलता है, सिजुई तुम ठीक तो कह रहे हो, ये आवाज़ यहीं से आ रही है, लेकिन चट्टान के पीछे से नहीं, चट्टान के अंदर से। इस पर सिजुई बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या विंग इसके अंदर है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर चैंग बोलता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बस हमें फूक फूक के कदम रखना होगा। जिस पर सिजुई भी हाँ में सिर हिलाता है। फिर चैंग और सिजुई थोड़ा पीछे हटते हैं और वहीं आसपास के कुछ भारी पत्थरों को उठाकर वो उस चट्टान पर हमला करने लगते हैं। जैसे जैसे सिजुई और चैंग उस चट्टान पर पत्थर मारने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से, यानी कि ये वाकई अजीब था कि छोटे छोटे पत्थर से एक बड़े से चट्टान को तोड़ लिया गया हो, पर ये वहाँ पर सच हो रहा था। जैसे जैसे चैंग और सिजुई चट्टान पर पत्थर मार रहे थे, वो चट्टान गिर रहा था और विंग उसी के अंदर वाकई में फंसा हुआ था। क्योंकि जैसे जैसे चैंग और सिजुई ने उस चट्टान को गिराने की कोशिश की, अंदर से एक रास्ता उन्हें नजर आया और वहीं से ही विंग की आवाज़ आ रही थी। जिस पर सिजुई ने कहा, तुमने सही कहा था चैंग, विंग अंदर ही है। जिस पर चैंग ने कहा, हाँ मैंने सही कहा, लेकिन हमें श्योर नहीं है कि ये असली विंग है या नहीं, इसलिए हमें संभल के काम करना होगा। जिस पर सिजुई भी हाँ में सिर हिलाता है और वो दोनों उस चट्टान के अंदर घुस जाते हैं। जैसे जैसे चैंग और सिजुई अंदर जा रहे थे, उनको विंग की आवाज़ और भी ज़्यादा सुनाई दे रही थी, यानी कि साफ साफ सुनाई दे रही थी। और वो दोनों जैसे ही उस चट्टान के रास्ते को ख़त्म करते हैं, उनके सामने विंग और वांगजी थे। विंग जो वांगजी से अपना हाथ छुड़ा रहा था और वांगजी जो विंग को घूर कर देख रहा था, और वांगजी के आंखों से ब्लैक लिक्विड निकल रहा था और विंग बस चिल्ला रहा था, वांगजी तुम्हें क्या हुआ है, वांगजी वांगजी। पर वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था। ये देखकर चैंग एक मिनट भी नहीं रुकता और वो सीधा वांगजी पर हमला कर देता है, यानी कि वो राइफल चलाता है और वो राइफल सीधा वांगजी के सिर पे जाकर लगता है। ये देखकर विंग चीख पड़ता है और चैंग से कहता है, ये तुमने क्या किया। इस पर चैंग विंग को पकड़कर कहता है, ये वांगजी नहीं है, शांत रहो। और जैसे ही सिजुई, चैंग और विंग वांगजी की तरफ देखते हैं, वो बहुत ही क्रीपी तरीके से मुस्कुराता है और हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर विंग चीख पड़ता है, वांगजी वांगजी। लेकिन विंग के देखते ही देखते वो बहरूपिया हवा में घुल गया था। जैसे ही विंग चीखने चिल्लाने लगता है, चैंग आता है और विंग को कंधों से पकड़कर छिलछिलाते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, मैंने कहा ना ये तुम्हारा वांगजी नहीं है, वांगजी कहीं और फंसा हुआ है, हमें उसे ढूंढना होगा। इस पर विंग चुप रहता है और बोलता है, ये वाकई मेरा वांगजी नहीं था ना। इस पर चैंग बोलता है, नहीं ये तुम्हारा वांगजी नहीं था, ये बस तुम्हारे दिमाग से खेल रहा था, वांगजी ठीक है, हम उसे ढूंढ लेंगे, बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। जिस पर विंग रोते हुए चैंग को गले लगा लेता है और बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वांगजी के पास ले चलो, पता नहीं वो कहाँ होगा। जिस पर चैंग विंग के सिर पर अपना हाथ सहलाते हुए बोलता है, शांत हो जाओ विंग, हम ढूंढ लेंगे वांगजी को, हम ढूंढ लेंगे, चिंता मत करो। चैंग उस वक्त विंग को संभालता है किसी तरीके से, और फिर चैंग, विंग और सिजुई वांगजी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और वहीं हम वांगजी को देखते हैं, वो क्रिएचर धीरे धीरे वांगजी के कपड़े निकाल रहा था और वो वांगजी को नेगेट करने की कोशिश कर रहा था, और वांगजी पूरी तरीके से उस क्रिएचर के वश में था। लेकिन वो क्रिएचर वांगजी को फिजिकली हार्म नहीं कर रहा था, वो उसके साथ शायद कुछ करना चाहता था, ये तो हमें आगे पता चलेगा। विंग वांगजी को आवाज़ दे रहा था, लेकिन वो आवाज़ वांगजी तक पहुंच नहीं रही थी। धीरे धीरे चैंग
सिजुई और विंग एक अजीब से दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जिसे देखकर विंग बोलता है, इस जंगल में दरवाजा, क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए? जिस पर चैंग बोलता है, कोशिश करके देखते हैं, क्या पता वांग जी वही हो। जिस पर विंग उस दरवाजे को खोलता है और वो सब एक ऐसी अजीब सी जगह में पहुंचते हैं जो शायद उन लोगों ने सोची भी ना हो। वो जंगल था, एक ऐसा जंगल जहाँ पेड़ ब्लैक कलर के थे और उन पेड़ों से लिक्विड निकल रहा था। यहाँ तक कि जमीन भी ब्लैक कलर की थी, यानी कि जो मिट्टी थी वो ब्लैक कलर की थी और अजीब सी स्मेल उन लोगों को फील हो रही थी। तभी सिजोई बोलता है, ये इतनी गंदी स्मेल किस चीज़ की है? तभी चैंग बोलता है, इन पेड़ों से जो लिक्विड निकल रही है ये इसी का है, ध्यान रखे सब लोग, ये लिक्विड टच ना हो तुम लोगों से, समझ गए? जिस पर सिजोई और विंग हाँ में सिर हिलाता है और वो लोग आगे पहुंचने लगते हैं और वो तीनों ही वांची को आवाज़ दे रहे थे और वो क्रिएचर उन तीनों की आवाज़ सुन पा रहा था। जैसे ही वो क्रिएचर इन तीनों की आवाज़ सुनता है, वो जल्दी जल्दी वांची के कपड़े निकालने लगता है। वो वांची के ऊपर के पूरे कपड़े निकाल चुका था, वो बस उसके पैंट को ओपन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस पैंट में बेल्ट काफ़ी टाइट लगी हुई थी और वो क्रिएचर उसे खोल नहीं पा रहा था। लेकिन वो पूरी कोशिश करता है, वो अपने बड़े बड़े दांत निकालता है और वांची के बेल्ट को अपने दांतों से फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इससे पहले कुछ कर पाता वहाँ पर चैंग, विंग और सिजुई पहुँच जाते हैं। जिस पर चैंग सीधा उस क्रिएचर के सिर पर अपनी राइफल चलाता है और वो क्रिएचर, उसके सिर 2 टुकड़ों में बट जाता है और विंग वांगजी के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और सिजुई उस क्रिएचर पर पत्थर मारने लगता है, जिससे वो क्रिएचर जोर जोर से चिल्लाता है और उनकी तरफ आने लगता है, जिससे सिजुई और भी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थरों से उसे मारने लगता है और चैंग भी लगातार राइफल चलाने लगता है और इससे हार मानकर वो क्रिएचर वापस से उस लिक्विड वाले तालाब के अंदर चला जाता है और देखते ही देखते वो सारा का सारा लिक्विड वापस उस जमीन के अंदर चला जाता है और सिजुई और चैंग उस तरफ मुड़ते हैं जहाँ विंग वांगजी को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी सिजुई बोलता है, क्या उस क्रिएचर का दिल आ गया था इस पे? देखो तो नंगा करने की कोशिश कर रहा था वो उसे। इस पर चैंग सिजुई के सिर पर एक टपली बजाते हुए कहता है, शांत रहो, हमें पता नहीं कि वो उसके साथ क्या कर रहा था। तभी सिजुई बोलता है, अरे जाहिर सी बात है वो उसके कपड़े निकाल रहा था तो क्या करेगा उसके साथ, वही करेगा जो हम सोच रहे हैं। इस पर विंग हैरानी से उसकी तरफ देखता है तो चैंग सिजुई को खींचते हुए बोलता है, तू पागल है क्या? तुझे नजर नहीं आता कि विंग डरा हुआ है, उसे तू और डरा रहा है। इस पर सिजुई अपना कान पकड़ते हुए बोलता है, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और फिर चैंग और सिजुई भी वांगजी के पास पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि वांगजी के मुंह के दोनों तरफ से, यानी कि मुंह के अंदर से ब्लैक लिक्विड दोनों तरफ निकल रहा था और उसकी आंखें वाइट थी। तभी विंग रोते हुए बोलता है, चैंग देखो नहीं से क्या हुआ है चैंग। तभी चैंग बोलता है, हाँ रुको मैं देख रहा हूँ। और जो चैंग है वो वांगजी को चेक करने लगता है और वो बताता है कि जिंदा है पर शायद अपने होश में नहीं है। ऐसा कहकर वो उसे उठाते हैं और यानी कि जो चैंग है उसने वांगजी को उठा रखा था। पहले तो उसे पूरे कपड़े पहनाते हैं, देन फिर उसे उठाते हैं। जो चैंग है उसने वांगजी को उल्टा अपने कंधे पर लटका रखा था, जिससे वांगजी के मुंह से ढेर सारा लिक्विड बाहर निकल रहा था और वो लोग जैसे जैसे जा रहे थे वैसे वैसे वो लिक्विड वांगजी के मुंह से गिरता जा रहा था और विंग ने वांगजी का हाथ भी पकड़ रखा था। वो सभी उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और एक समय के बाद वो उस जंगल से बाहर निकल भी जाते हैं। जैसे ही वो कॉलोनी हाउस देखते हैं वो उस तरफ भागने लगते हैं कि तभी अचानक से वो कॉलोनी हाउस वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर विंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये क्या हुआ। तभी चैंग बोलता है, लगता है हम अभी तक कॉलोनी हाउस नहीं पहुँचे हैं, यहाँ छलावा है, संभल के। जिस पर विंग और सिजुई हाँ में सिर हिलाते हैं और विंग और भी ज़्यादा टाइटली वांगजी को पकड़ लेता है और चैंग, उसके एक हाथ में राइफल था और कंधे पर वांगजी था जिससे वो अच्छे से संभाल रहा था। वो लोग काफ़ी समय तक इस जंगल में भटक रहे थे। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और वो लोग यहीं रुकने का फैसला करते हैं। सबसे पहले तो चैंग बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी कॉलोनी हाउस तक पहुंच पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। जिस पे सिजुई बोलता है, अगर हम यहाँ रुके तो मारे जाएंगे,
वो क्रिएचर्स हमारे पीछे आ जाएंगे। जिस पर चैंग बोलता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दर दर भटकने से अच्छा है कि हम कहीं रुक जाएं। अगर हम कहीं रुकेंगे तो हो सकता है कि वो लोग हमें ना देख पाएं, लेकिन अगर हम चलते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें शांत रहना होगा। इस पर सुजुई भी कुछ सोचता है और बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तभी विंग बोलता है, लेकिन वांग जी। इस पर चैंग बोलता है, विंग घबराओ नहीं। मुझे नहीं पता कि वांग जी को हुआ क्या है, पर वो ठीक हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे उसे ठीक करने की। मैं कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढूंगा जिससे शायद ये ठीक हो जाए। ऐसा कहकर वो लोग एक सेफ जगह ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक गुफा टाइप एक जगह मिलती है जो काफ़ी अच्छी थी, यानी कि वो वहाँ छुप सकते थे। फिर वो अंदर की जगह को साफ करते हैं और वांग जी को उस गुफा के अंदर ले जाते हैं। वो गुफा काफ़ी गहरी थी, तो वो लोग काफ़ी अंदर तक घुसते हैं ताकि वो क्रिएचर्स उन तक ना पहुँच पाए, और वहाँ वो लोग आग भी जलाते हैं। देन फिर चैंग अच्छे से वांग जी को चेक करने लगता है। चैंग पूछता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो विंग, तो क्या हम वांग जी को नेगेट कर सकते हैं? जिस पर विंग बोलता है कि क्यों? जिस पर चैंग बोलता है कि मुझे इसे अच्छे से चेक करना होगा कि कहीं इसने, यानी कि उस क्रिएचर ने इसके साथ कुछ किया तो नहीं है। जिस पर विंग बोलता है ठीक है, और चैंग पूरी तरीके से वांग जी को म्यूट कर देता है और वो लोग अच्छे से वांग जी की बॉडी को स्कैन करते हैं ताकि अगर कुछ चीज़ हो, यानी कि अगर उस क्रिएचर ने कुछ किया हो तो उन्हें पता चल जाए, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आता। देन फिर से चैंग वांग जी को पूरे कपड़े पहना देता है और बोलता है, मुझे लगता है कि उस क्रिएचर ने जो भी किया है वो वांग जी के मुंह के साथ किया है। जिस पर सिजुई बोलता है, क्या उसने किस किया है किस? जिस पर सिजुई को एक थप्पड़ खींच कर मारता है विंग और बोलता है, खबरदार जो ऐसा किसी ने बोला तो। जिस पर सिजुई अपना गाल पकड़कर वो तो साइड में ही चिपक जाता है और बोलता है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है इस केस में। जिस पर चैंग बोलता है, वो ठीक कह रहा है विंग, उसने किस किया है। जिस पर विंग हैरानी से वांग जी को देखने लगता है, और सच में वांग जी के जो पूरे लिप्स थे वो पूरे ब्लैक हो चुके थे और उसके मुंह के अंदर से ब्लैक लिक्विड आ रहा था। तभी विंग बोलता है, क्या सच में? जिस पर चैंग बोलता है, हाँ मुझे लगता है उसने किस के थ्रू वांग जी के मुंह के अंदर ब्लैक लिक्विड डाला है, और इसी के कारण इस वक्त वांग जी अपने होश में नहीं है। जिस पर विंग बोलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे ये लिक्विड बाहर आएगा? हमें हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जिस पर चैंग बोलता है, हम बस इंतज़ार कर सकते हैं, शायद कुछ हो। वैसे अगर हम वांग जी को किसी तरीके से ज़िंदा रख सके सवेरे तक, तो शायद सूरज की रोशनी से कुछ हो पाए। जिस पर विंग बोलता है, मतलब क्या है? तभी चैंग बोलता है, यहाँ के जो भी क्रिएचर हैं वो सिर्फ रात को आते हैं। अगर तुमने गौर किया हो तो वो सूरज की रोशनी में नहीं आते। तो हो सकता है उन्होंने जो चीज़ें भी वांगची के अंदर डाली हैं वो सूरज की रोशनी से, यानी कि जैसे ही सूरज की रोशनी वांगची के शरीर पर पड़ेगी उसका असर शायद खत्म हो जाए। जिस पर विंग हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन विंग बोलता है, लेकिन तब तक इसका क्या होगा? जिस पर चैंग बोलता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी सिजुई आग की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरे ख्याल से हमें इसे आग के पास रखना चाहिए, क्योंकि आग भी गर्मी देता है। हाँ वो सूरज की तरह नहीं होता, बट आग एंड सूरज समथिंग समथिंग, समझ रहे हो ना? जिस पर चैंग बोलता है, ठीक कहा तुमने, और फिर वो घसीटते हुए वांग जी को उस आग के पास ले जाते हैं और वो तीनों बड़ी मुश्किल से उस रात को वहाँ पर काटते हैं। विंग बहुत दुखी था और वो सोच रहा था कि वो किसी तरीके से वांग जी को बचा ले, और वहीं से जो वो सोच रहा था कि क्या आज की रात वो लोग जिंदा बचेंगे, और वही चैंग सोच रहा था कि उसका ये दायित्व है कि वो इन सभी लोगों को सही सलामत कॉलोनी हाउस तक पहुंचाए। सभी के दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही थी और कोई भी एक दूसरे से वाकिफ नहीं था, लेकिन हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे था। अब देखते ही देखते सवेरा होता है और चैंग बोलता है, वेन चलो हम वांगची को बाहर लेकर चलते हैं। और फिर वो दोनों वांगची को अच्छे से सूरज की रोशनी में रखते हैं और पीछे हट जाते हैं। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही विंग वांगची की तरफ बढ़ने लगता है, वांगची का शरीर कांपने लगता है।
तभी विंग तेजी से वांगजी की तरफ जाता है, लेकिन चैंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है शांत रहो, वांगजी को कुछ नहीं होगा। तभी विंग चिल्लाते हुए बोलता है तुम देख नहीं रहे हो वो किस तरीके से कांप रहा है, मुझे जाने दो उसके पास। जिस पर चैंग बोलता है रुक जाओ विंग, तुम समझते क्यों नहीं, रुक जाओ। ऐसा कहकर वो विंग को पीछे धक्का दे देता है और वो दूर से वांगजी को देखने लगता है। और जैसे जैसे सूरज की रोशनी वांगजी के पूरे शरीर में पड़ रही थी, वांगजी की आंखें नॉर्मल होने लगती है और फिर वांगजी अचानक से उठता है और ढेर सारी वॉमिटिंग कर देता है और उस वॉमिटिंग में वो ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था। देन वो अच्छे से वॉमिटिंग कर लेने के बाद इधर उधर देखता है, तभी वो विंग को देखता है और वो विंग को देखकर उसे बोलता है विंग क्या ये तुम हो विंग। जिस पर विंग जो है वो दौड़ते हुए वांगजी के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है और बोलता है वांगजी 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 तुम्हें क्या हो गया था वांगजी, वांगजी तुम अपने होश में नहीं थे, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे थे, तुम कुछ बोल नहीं रहे थे, मैं कितना डर गया था वांगजी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। मेरे लिए वो समय बहुत मुश्किल था, मेरे लिए ये रात बहुत मुश्किल थी वांगजी। इस बार वांगजी एक गहरी सांस लेता है और वो विंग को टाइटली गले लगा लेता है और कहता है मेरे लिए भी यह समय बहुत मुश्किल था। मैं तुम सभी की आवाज़ें सुन पा रहा था, लेकिन मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। मुझे लगा जैसे मैं शायद तुम्हें दोबारा देख नहीं पाऊंगा विंग। ऐसा कहकर विंग और वांगजी रोने लगे थे और सिजुई चैंग के पास आ जाता है और बोलता है अच्छा लग रहा है इन्हें वापस साथ देखकर। और चैंग भी मुस्कुरा कर बोलता है सही कहा, हमेशा दो प्यार भरे जोड़ों को देखकर अच्छा ही लगता है। ये कहकर चैंग दूसरी तरफ जाने लगता है, जिस पर सिजुई विंग और वांगजी से बोलता है हे लव बर्ड्स, अगर तुम लोग का हो गया हो तो हमें यहाँ से निकलना है और हमें रात होने से पहले कॉलोनी हाउस पहुँचना है, तो चलें। जिस पर विंग और वांगजी हमें सिर हिलाते हैं और विंग और वांगजी टाइटली एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। अब जंगल नॉर्मल हो चुका था, कुछ भी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। जिस पर वांगजी बोलता है वो क्रिएचर्स। तभी चैंग बोलता है घबराने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ रात में आते हैं, जब तक सूरज की रोशनी है हम सब सेफ हैं। लेकिन हाँ, ये जंगल सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जिस पर विंग और वांगजी भी हाँ कहते हैं। एंड देन लगभग 3 से 4 घंटों के अंदर वो लोग कॉलोनी हाउस को ढूंढ लेते हैं और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे पहले तो सभी के सभी शावर लेते हैं और वो एक जगह पर आकर बैठते हैं और चैंग सभी को कॉफ़ी देते हुए बोलता है सब ठीक है। जिस पर सब हमें सिर हिलाते हैं। देन चैंग वापस से वांगजी की तरफ देखकर बोलता है तुम ठीक हो ना। जिस पर वांगजी बोलता है हाँ मुझे पहले से अच्छा महसूस हो रहा है। जिस पर चैंग बोलता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम बताना चाहोगे। जिस पर वांगजी याद करने की कोशिश करता है और वो बोलता है मुझे विंग दिखा था और उसने मुझे किस किया, देन मुझे कुछ याद नहीं है। तभी विंग बोलता है वांगजी मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, उल्टा तुम मेरे साथ थे। तभी जो है चैंग बोलता है देखो विंग और वांगजी, ना ही तुम्हारे साथ वांगजी था विंग और ना ही वांगजी तुम्हारे साथ विंग था। तुम दोनों के साथ एक छलावा था जो तुम दोनों के हस्बैंड्स का जो भेस बदल कर तुम लोग के साथ था। एंड देन वो कुछ करने की कोशिश कर रहा था, विंग को तो वो कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ वो कुछ करने की कोशिश कर रहा था। उसने लगभग तुम्हारे सारे कपड़े ही निकाल दिए थे, बस हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे, नहीं तो शायद वो तुम्हारा चीरहरण कर ही लेता। जिस पर वांगजी हैरानी से इधर उधर देखकर अपनी आंखें नीचे कर लेता है और पूछता है क्या उसने मेरे साथ कुछ किया। जिस पर विंग वांगजी के हाथ को पकड़कर बोलता है नहीं, उसने सिर्फ तुम्हारे ऊपर के कपड़े निकाले थे, जब तक वो नीचे का निकाल पाता हम आ गए थे वांगजी। ये सुनकर वांगजी गहरी सांस लेता है क्योंकि ये ज़्यादा ही पर्सनल हो गया था यार। क्रिएचर्स भी इतने ठड़की हो सकते हैं ये तो पता नहीं था विंग और वांगजी को, पर क्या कर सकते हैं, शायद वांगजी क्रिएचर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। अब वहाँ वो सभी कॉफ़ी पीते हैं और फिर वांगजी बोलता है अब क्या करना है। लिटरली हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, क्या पूरी ज़िंदगी यहीं रहेंगे। जिस पर चैंग बोलता है पूरी ज़िंदगी रहने की बात नहीं है, अगर यहाँ से निकलने का मौका मिले तो हम सब भी यहाँ से निकलना चाहेंगे।
पर फिलहाल तो अभी हम यहीं सुरक्षित हैं और हमारा यहीं रहना ही ठीक है। जिस पर वांगजी कुछ नहीं बोलता और विंग कॉफ़ी पीते हुए सोचता है कि वो अपनी ज़िंदगी इस जगह पर तो नहीं बिताना चाहता है। वो ज़रूर ही रास्ता ढूंढेगा और यहाँ से निकल जाएगा। ये विंग के दिमाग में चल रहा था। उन सभी ने अच्छे से अपना कॉफ़ी ख़त्म किया था, लेकिन विंग काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में था। एक ऐसी गहरी सोच जिसका शायद कोई अंत ही नहीं था। अब रात होती है, वो चारों डिनर करते हैं एंड अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। वांगजी आराम से लेटा हुआ था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और उसे अपनी तबीयत भी कुछ अच्छी महसूस नहीं हो रही थी। विंग ने पूछा था कि तुम ठीक नहीं हो तो हम कुछ करते हैं, शायद चैंग के पास कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो शायद खाने से तुम ठीक हो जाओ। पर वांगजी ने कहा था कि वो ठीक है, अगर उसे अच्छा महसूस नहीं होगा तो वो ज़रूर बताएगा एंड देन हम फिर जड़ी बूटियाँ ले लेंगे। जिस पर विंग ने हाँ में सिर हिलाया था और विंग वहीं विंडो के पास खड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तभी अचानक से आवाज़ आती है और किसी की नहीं बल्कि सिजुई की। और सिजुई बोलता है, विंग तुम्हें विंडो बंद कर देनी चाहिए, सनसेट हो चुका है, वो क्रिएचर्स आ जाएंगे। जिस पर विंग हड़बड़ी में उस विंडो को बंद कर देता है और सारे पर्दे लगा देता है एंड पीछे मुड़कर कहता है, माफ़ करना, मेरे दिमाग से निकल गया था। जिस पर सिजुई बोलता है, कोई बात नहीं, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता था, पर चैंग ने मुझे अच्छे से पीटा और मैं समझ गया। जिस पर विंग ऑकवर्डली स्माइल करता है और सिजुई बोलता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। जिस पर विंग बस शांत ही रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। और फिर सिजुई बोलता है, आओ कुछ बातें करते हैं। देन सिजुई और विंग बैठ जाते हैं और सिजुई बोलता है, तुम्हें आवाज़ें सुनाई देती है ना? इस पर विंग हाँ में सिर हिलाता है और फिर सिजुई बोलता है, विवशियान, तुम नए हो यहाँ, लेकिन तुम्हें वॉइसेस सुनाई देती हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे भी कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर मैंने उन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मुझे लगा नहीं था कि तुम भी ऐसे ही निकलोगे। जिस पर विंग हैरानी से बोलता है, अगर तुम्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? क्या ये बात चैंग को पता है? जिस पर चैंग बोलता है, नहीं, मुझे लगा कि शायद वो यकीन नहीं करेगा। वो शायद ये बोलेगा कि एक भ्रम है या यहाँ का असर है, आई डोंट नो, इसलिए मैंने उसे बताया नहीं। पर जब तुमने बताया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात तुमसे शेयर करनी चाहिए। जिस पर विंग बोलता है, तुमने सही किया, ये वाकई अजीब है, अजीब सी आवाज़ें हैं ना? जिस पर सिजुई भी हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, हाँ, पर ये आवाज़ असली है या नकली, ये हम नहीं जानते हैं विंग, और हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इस पर विंग भी हाँ में सिर हिलाता है। फिर विंग बोलता है, लेकिन सिजुई, हमें इन आवाज़ों के बारे में पता तो लगाना चाहिए ना? क्या पता हम यहाँ से निकल जाएं? क्या पता ये आवाज़ें कोई ट्रैप ना हो, ये सच में हमें बाहर निकालना चाहती हो। इस पर सिजुई बोलता है, विंग मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जगह हमारे दिमाग से खेलती है दोस्त। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। अगर चैंग मेरे साथ ना होता तो शायद मैं यहाँ ज़िंदा नहीं होता। हमारे जैसे यहाँ और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन हमारे आंखों के सामने उनकी बहुत बुरी मौत हुई है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन आवाज़ों पर उतना भरोसा मत करो। मैं ये नहीं कहता कि ध्यान मत दो, हाँ दो, लेकिन इतना जल्दी काम करना ठीक नहीं। थोड़ा संभलो, समझो, परखो, फिर काम करो। ये आवाज़ें मुझे डेली तो नहीं आती, पर कभी कभी आती थी। और जब मैं फंसा हुआ था, कई बार ऐसा हुआ है विंग कि मैं फंसा हुआ था और मुझे आवाज़ें आई और मैंने उन आवाज़ों का पीछा किया और मैं सही सलामत निकल भी गया। पर मैंने ये बात चैन को नहीं बताई, पता नहीं क्यों नहीं बताई। दिल ने कहा कि इस बात को यहीं दफन कर दो, तो मैंने इसे यहीं दफन कर दिया। पर जब तुम्हारे साथ ये सब होते देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुमसे तो मुझे ये बात शेयर करनी ही चाहिए। इस पर विंग ने सिजुई का हाथ पकड़ा और कहा, मैं समझ सकता हूँ, वाकई वो आवाज़ें बहुत डरा देने वाली हैं जो हमारे दिमाग में गूंजती हैं।
इस पर सिजुई भी हाँ में सिर हिलाता है और वहीं चैंग इन दोनों की बातों को सुन रहा था और तभी यांग चैंग सख्त आवाज में बोलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया सिजुई। चैंग की आवाज़ सुनकर सिजुई उठ जाता है और वो चैंग को बोलता है, चैंग मेरी बात तो सुनो, मैं समझा सकता हूँ तुम्हें। जिस पर चैंग बोलता है, तुमने गलत किया, मैं चाहे यकीन करूँ या ना करूँ, पर तुम्हारा ये जिम्मा है कि तुम मुझे हर चीज़ बताओ। और तुम्हें विंग की तरह आवाज़ें सुनाई देती थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सिजुई बोलता है, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम शायद मुझ पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। चैंग, तुम ही सोचो, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या यकीन करते, बोलो। जिस पर चैंग बोलता है, बात ये नहीं है सिजुई कि मैं तुम पर यकीन करता या नहीं करता, वो मेरे ऊपर था, लेकिन तुम इस जगह को जानते हो कि इस जगह कितनी अजीब है और यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी रियल दुनिया में नहीं होती। तो तुम्हें मुझे ये बात बताना चाहिए था कि तुम्हें ये कब से परेशान कर रहा है। जिस पर सिजुई बोलता है, मैं मैं चाहता था तुम्हें बताना, पर यकीन मानो चैंग, जब जब मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, कुछ ना कुछ हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मैं रुक गया और मैं तुम्हें नहीं बता पाया। मुझे माफ़ कर दो दोस्त। जिस पर चैंग बोलता है, माफ़ी मुझसे मत मांगो, मैं तुमसे वाकई बहुत नाराज़ हूँ, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। जिस पर सिजुई चैंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। जिस पर चैंग पहले तो सिजुई को घूरता है और फिर बोलता है, एक बार फिर से तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, इस बार कोई गलती नहीं। जिस पर सिजुई भी हाँ में सिर हिलाता है और वो यानी कि जो सिजुई है वो चैंग को गले लगा लेता है। तभी चैंग सिजुई के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोलता है, हम दोस्त हैं, इसलिए मुझसे कुछ मत छुपाना सिजुई। जिस पर सिजुई भी हाँ में सिर हिलाता है। देन सिजुई चैंग से बोलता है, विंग और मैं सोच रहे थे चैंग कि हम दोनों इस आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल में जाकर कुछ पता लगाएंगे, शायद हमें कुछ कुछ पता चल जाए। जिस पर चैंग गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम दोनों पागल हो क्या। हाँ, पूरी तरीके से पागल हो लग रहा है। अभी अभी हमारी जान उस जंगल में जाते हुए बची है, किस्मत से हम सभी ठीक हैं, सही सलामत हैं, और तुम दोनों बोल रहे हो कि तुम दोनों को वापस जाना है। किस चीज़ का तुम लोगों को शौक चढ़ा है। हाँ, तुम दोनों अपने दिमाग के आवाज़ के पीछे हो, जबकि तुम लोगों को ये पता भी नहीं है, तुम लोग श्योर भी नहीं हो ये किसकी आवाज़ है। मैं तुम लोगों की बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात समझो तुम दोनों। अगर तुम दोनों वहाँ वापस गए तो तुम दोनों वहाँ से जिंदा वापस नहीं आओगे बेवकूफ़ हो। ये कहकर चैंग उन दोनों को घूर के देखने लगता है। जिस पर विंग कहता है, मैं मानता हूँ चैंग, लेकिन हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। जिस पर चैंग कहता है, विंग, तुम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो इसलिए तुम शांत रहो। मैं और सिजुई जानते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता कि सिजुई तुम्हें क्या हो गया है। हाँ, तुम तो जानते हो कि यहाँ क्या होता है और क्या नहीं, फिर भी तुम विंग के साथ जाने को तैयार हो। क्या तुम अभी खुद को बचा पाए थे? जब मैंने तुम्हें देखा तुम एक जगह सिकुड़ कर रो रहे थे, ऐसा तुमने क्या देख लिया था। हाँ, तभी सिजुई को वापस से वही सारी प्रेग्नेंट औरतों की झलक जो है अपने दिमाग में क्लिक होती है और वो अपना चेहरा नीचे कर लेता है और वो विंग की तरफ देखकर बोलता है, विंग, चैंग सही कह रहा है, मेरे ख्याल से हमें थोड़ा रुकना चाहिए। जिस पर विंग बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग इतने डरपोक क्यों हो। जिस पर चैंग चिल्लाते हुए बोलता है, वी वुशियान, हम डरपोक नहीं हैं। जो तुमने देखा ना तुमने कि वो सभी कैसी चीज़ें थी, उसे हम डेली काफ़ी लंबे समय से झेलते आ रहे हैं और खुद को बचाकर जिंदा रखे हुए हैं। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डरपोक बोलने की। अभी इसी वक्त माफ़ी मांगो विवुशियान। जिस पर विंग सन्न रह जाता है और वो चैंग से बोलता है, मुझे मुझे माफ़ कर देना। तभी चैंग बोलता है, इस तरीके से जान की बाजी लगा लेने को होशियारी नहीं बोला जाता। अगर तुम वहाँ चले भी जाते हो तो क्या कोई गारंटी है कि तुम सही सलामत वापस आ जाओगे या फिर जगह ढूंढ लोगे। कोई गारंटी नहीं है विंग, इसलिए मेरी बात को समझो। मैं कोई तुम दोनों का दुश्मन नहीं हूँ जो तुम दोनों को समझा रहा हूँ। वांगजी की हालत देख रहे हो, भले ही वांगजी बोल रहा है कि वो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। जिस पर विंग हैरान हो जाता है
और वो चैंग के पास जाते हुए बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी चैंग बोलता है, वो लिक्विड, वो ब्लैक कलर का लिक्विड उस क्रिएचर ने वांगची के अंदर डाला था। इसका मतलब वो अभी भी उसका अंश हो सकता है कि वांगची के अंदर हो। वांगची इस वक्त क्या फील कर रहा है, यह हम में से किसी को भी नहीं पता है। हम ये सोच नहीं सकते कि वांगची के साथ क्या हो रहा होगा। क्या तुम लोगों ने ये सोचने की कोशिश की है कि उस लिक्विड की जो स्मेल है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो इसके अंदर से निकला है? माना कि उसने आधा से ज़्यादा लिक्विड निकाल दिया है, लेकिन अभी भी तो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ लिक्विड इसके अंदर हो जो इसके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हों। उसका चेहरा देखो, उसका चेहरा नीला होता जा रहा है। जैसे ही चैंग ये बोलता है, विंग वांगची की तरफ जाता है और गौर से उसका चेहरा देखने लगता है, और वाकई ही वांगची का चेहरा नीले रंग में ढलता जा रहा था। ये देखकर विंग बहुत डर जाता है और वो कुछ बोलता इससे पहले चैंग बोलता, घबराओ नहीं, मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था और मैं कुछ जड़ी बूटियाँ भी जंगल से लेकर आया हूँ और मैं उसे कल वांगची को खिला दूंगा, वो ठीक हो जाएगा। जिस पर विंग हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन विंग बहुत बुरी तरीके से डर गया था क्योंकि वो वांगची को ठीक से नहीं देख रहा था। वो समझ नहीं पाया कि अचानक से क्या हो गया उसके साथ, यानी कि वांगची के साथ। विंग खुद को दोषी महसूस कर पा रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि ये सब शायद उसी के कारण ही वांगजी के साथ हो रहा है। उसने वांगजी पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। विंग वांगजी के हाथ को पकड़ता है और वांगजी के चेहरे के नज़दीक जाकर बोलता है, मुझे माफ़ कर देना। मैं मैं कैसा इंसान हूँ जो अपने प्यार पर ध्यान नहीं दे सकता। तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है और मुझे पता भी नहीं चल रहा। तुमने कहा तुम ठीक हो और मैंने यकीन कर लिया। मुझे माफ़ कर देना, आगे से मैं तुम पर ध्यान रखूंगा वांगजी। ये कहकर विंग वांगजी के हाथों पे किस करता है। इन दोनों को देखकर चैंग भी मन में सोचता है कि उसे इनकी मदद करनी ही होगी। जैसे मेरे आगे ना जाने कितने लोग उन क्रिएचर के हाथों बलि चढ़ गए, मैं इन दोनों को मरने नहीं दे सकता। चैंग ये सब सोच रहा था, लेकिन तभी चैंग सख्त आवाज़ में बोलता है, हाँ ठीक है, अगर तुम दोनों ये सब आवाज़ें सुनते हो, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जंगल में मत जाना। मुझे बिना बताए तो तुम दोनों जंगल में नहीं जाओगे। सिजुई और विंग, वो एक ट्रैप है दोस्तों, एक छलावा है। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम सब सही सलामत रहें और सही सलामत इस जगह से बाहर निकल जाए। और जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। तुम दोनों समझ रहे हो ना? जिस पर विंग और सिजुई हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी चैंग बोलता है, अगर वो वॉइस सच्ची है तो शायद टनल में कोई रास्ता हो सकता है। हम कल दिन में जाकर चेक करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वहाँ से बाहर निकल पाए। तभी विवुशियान ने लैन वांगजी की तरफ देखा। वो थका हुआ था, लेकिन वो खुश था और उसने वांगजी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम जिंदा हैं और हम ज़रूर यहाँ से बाहर निकलेंगे लैन सैन एक साथ, और हम अपनी नई ज़िंदगी वहाँ बनाएंगे। हम ज़रूर यहाँ से बाहर निकलेंगे। विंग वांगजी को देखकर उससे बात कर ही रहा था कि तभी विंग अपना सिर पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। विंग की आवाज़ सुनकर चैंग और सिजुई उसकी तरफ भागते हैं। विंग अपना सिर पकड़े हुए था। तभी चैंग बोलता है, तुम्हें क्या हो रहा है विंग, क्या हो रहा है? तभी विंग बोलता है, ये वॉइस मुझे कुछ बता रही है, मुझे कुछ बता रही है। तभी चैंग बोलता है, सुनने की कोशिश करो, क्या बोल रही है वो वॉइस। तभी कुछ समय के बाद विंग शांत होता है, लेकिन विंग के नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे सिजुई साफ करता है। तभी सिजुई विंग को अच्छे से बैठाता है और उससे पूछता है, तुमने क्या सुना विंग, तुमने क्या सुना? तभी विंग बोलता है, उस वॉइस ने बोला कि टनल में एक बॉय है जो जानता है कि बाहर का रास्ता कहाँ से है, लेकिन वो डर रहा है। ये कहते हुए विंग का चेहरा बदल रहा था, यानी कि बहुत सारे इमोशन उसके चेहरे में दिख रहे थे। तभी चैंग ने कहा, बॉय, ऐसा कैसे हो सकता है?
यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मतलब लड़का नहीं है, बॉय नहीं है। इस पर विंग कहता है, उस वॉइस ने मुझसे कहा कि वहाँ बॉय है। अब मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है ये सब। तभी चैंग ने कहा, ठीक है, हम पता लगाएंगे। इस पर सिजुई भी हाँ में सिर हिलाता है और विंग वांगची की तरफ देखने लगता है। आज की रात काफ़ी लंबी साबित हुई थी उन चारों के लिए। वांगची जो सो गया था, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था, यानी कि हलचल ही नहीं कर रहा था, जिस कारण विंग डरा हुआ था। लेकिन वांगची की सांसें चल रही थी और वहीं चैंग और सिजुई वो भी परेशान थे कि वो बॉय क्या वाकई उस टनल में बॉय है। एक तो उस टनल का मिलना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उस जगह पे एक टनल भी है, लेकिन वो टनल वहाँ था जिसका खुलासा विंग ने किया। और अब वो वॉइस बोल रही हैं कि वहाँ एक बॉय है जिसको रास्ता पता है, लेकिन वो बॉय डरा हुआ है। आखिरकार वो बॉय किस चीज़ से डरा हुआ है? इन क्रिएचर्स से? क्या वाकई ही, या फिर वो बॉय खुद एक क्रिएचर है? क्या ये एक ट्रैप है, या फिर सच में वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं? ये चैंग सोच रहा था। सभी को अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार अब क्या होगा। देखते ही देखते सवेरा हुआ, लेकिन चैंग ने फैसला किया कि वो थोड़े घंटे तक रुकेंगे। जब विंग ने पूछा कि क्यों, तब चैंग ने बताया कि वांगजी की हालत ठीक नहीं लग रही है। और फिर जो चैंग है उसने कुछ हर्बल मेडिसिन बनाए और उसे वांगजी को खिलाया पिलाया था, जिसके 2 घंटे के बाद वांगजी फिर से वॉमिटिंग करता है और उसे इस बार ब्लू कलर की वॉमिटिंग हुई थी। ये देखकर विंग और घबरा गया था, लेकिन चैंग ने कहा था कि ये नॉर्मल है, ये अच्छी बात है। अगर उसे ब्लैक कलर का होता तो ये टेंशन की बात होती। जिस पर विंग ने भी गहरी सांस ली थी और वांगजी ठीक था, लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर महसूस कर पा रहा था। रात में सोने के बाद वांगची सीधा मेडिसिन खाने के बाद ही उठा था। इतने लंबे नींद में वो कभी नहीं था, जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन वो अब शांत था क्योंकि वांगची उठ चुका था। और फिर वो लोग, विंग ने जो कल रात वॉइस सुनी उसके बारे में वांगची को बताया उन लोगों ने, और वांगची ने भी बोला कि हाँ हमें जाना चाहिए। जिस पर चैंग ने कहा कि तुम चल पाओगे? जिस पर वांगची ने कहा हाँ मैं चल पाऊंगा, मुझे पहले से बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। जिस पर चैंग वांगची के पास आया और उसके पास बैठकर बोला, देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं, पर तुम कुछ छुपाना मत। अगर तुम्हें अपने शरीर में अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही है तो हमें बता दो, हो सकता है मैं इसका इलाज कर पाऊँ। जिस पर वांगची बोलता है कि वाकई उसे अपने शरीर में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। हाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जब मैं सोया था तो सोने के वक्त मुझे अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही थी, जैसे कि आवाज़ें सुनाई देना, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हिल रही हैं। पर जब तुमने दवा दिया और मैंने ढेर सारी वॉमिटिंग की, उसके बाद मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है और मैं कुछ भी चीज़ें तुम लोगों से नहीं छुपा रहा हूँ। वांगची की ये बात सुनकर वहाँ पर सन्नाटा छा गया और फिर चैंग ने वांगजी के कंधे को थपथपाते हुए बोला, बहुत अच्छे, कुछ छुपाने की कोशिश भी मत करना दोस्त, क्योंकि अगर तुमने छुपाया तो तुम्हारी ही जान खतरे में होगी। जिस पर वांगजी भी सिर को हाँ में हिलाता है और वो बोलता है कि हम कब जाने वाले हैं। जिस पर वो बोलता है कि अब तुम ठीक महसूस कर रहे हो तो हम चलेंगे और क्या। ये कहकर वो सभी अपना बैग पैक करते हैं, यानी कि कुछ ज़रूरी सामान लेते हैं और निकल जाते हैं उस टावर को ढूंढने के लिए जिसके अंदर वो लड़का था जिसकी वॉइस विंग ने सुनी थी। वो सभी अब जंगल में थे। वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ गए थे कॉलोनी हाउस के। तभी चैंग बोलता है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। जिस पर विंग बोलता है, कहने का क्या मतलब है। जिस पर चैंग बोलता है, हम अलग अलग जाकर ढूंढते हैं। एक बात अच्छे से याद रखना, सूरज की रोशनी में ही रहना है, अंधेरे में मत जाना, क्योंकि अंधेरे में क्रिएचर पकड़ सकते हैं। और हम यहीं पर 1 घंटे के बाद मिलेंगे, 1 घंटे के अंदर ही मिलना है। कोई भी लेट हुआ तो दिक्कत हो सकती है, समझे। इस पर सभी हाँ में सिर हिलाते हैं और चारों के चारों अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं और फिर वो लोग ढूंढते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद सब वापस उस जगह में आते हैं, लेकिन सिजुई नहीं आया था। तभी चैंग परेशान होते हुए बोलता है, सिजुई नहीं आया, लगता है हमें उसे ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा।
जिस पर वो सभी हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर सिजोई की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि दूसरी तरफ से सिजोई आ रहा होता है। जिस पर चैंग जाकर सिजोई को गले लगा लेता है, बोलता है, मैं डर गया था तुम्हारे लिए। जिस पर सिजोई बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे आने में देरी हो गई। फिर चारों एक जगह खड़े होते हैं और बताते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या देखा। जिस पर सिजोई बोलता है, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आया। और चैंग बोलता है, मुझे भी कुछ नज़र नहीं आया। जिस पर विंग बोलता है, मुझे कुछ जानवर नज़र आए थे। जिस पर चैंग बोलता है, जानवर? किस तरीके के जानवर? तभी विंग बोलता है, मुझे कुछ डॉग्स नज़र आए थे, लेकिन उनका पीछा करना मुझे ठीक नहीं लगा, पर मैंने कुछ दूरी तक उन्हें फॉलो किया था। पर जब वो दोनों दोनों हाँ, दोनों 2 डॉग थे वहाँ पर चैंग। जिस पर चैंग हाँ में सिर हिलाता है और फिर विंग बोलना शुरू करता है। विंग बताता है, यहाँ पर 2 डॉग थे जो मुझे देख रहे थे। मैंने उन्हें फॉलो करने की कोशिश की, पर वो दोनों काफ़ी दूर निकल रहे थे, तो मैंने उनका फॉलो करना बंद कर दिया। और जब मैंने बंद किया था और मैं मुड़ा था और जब मैंने वापस उनकी तरफ देखा तब वो डॉग्स नहीं थे। जिस पर चैंग ने कहा, जाहिर सी बात है, ये एक छलावा हो सकता है। और जब वांगजी से पूछा गया तो वांगजी ने कहा कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। इस पर विंग अब बोलता है, क्या करें, हमें तो वो टावर मिल ही नहीं रहा है। जिस पर चैंग बोलता है, हम हार नहीं मानेंगे, हम और कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, इस बार 2-2 के जोड़े में जाते हैं, ठीक है? इस पर हाँ में सिर हिलाते हैं और चैंग बोलता है, एक काम करते हैं, वांगजी तुम मेरे साथ चलो, विंग तुम सिजुई के साथ जाओ। इस पर विंग बोलता है, मैं वांगजी के साथ जाता हूँ ना। इस पर चैंग बोलता है, देखो, इस जगह का हमें अच्छे से नॉलेज है, इसलिए हम दोनों के साथ ही तुम दोनों चलो, तुम दोनों एक साथ मत जाओ, क्योंकि वांगजी की हालत अभी भी नाजुक है ना वांगजी? इस पर वांगजी बोलता है, मैं पहले से बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है विंग कि चैंग ठीक बोल रहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए जैसा चैंग बोल रहा है। जिस पर चैंग बोलता है, शुक्रिया मुझे समझने के लिए। जिस पर वांगजी भी हाँ में सिर हिलाता है और फिर विंग सिजुई के साथ और चैंग वांगजी के साथ निकल जाते हैं। वो लोग काफ़ी दूर तक जाते हैं और जब वांगजी और चैंग अकेले होते हैं तब चैंग बोलता है, तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? जिस पर वांगजी बोलता है, यकीन मानो मुझे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी चैंग वांगजी को कुछ मेडिसिन देता है और बोलता है, इसे खा लो, तुम्हें बेटर महसूस होगा। जिस पर वांगजी बोलता है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तभी चैंग बोलता है, ठीक है, मेरी तसल्ली के लिए खा लो। और फिर वांगजी उसे खा लेता है और फिर पानी पीते हुए बोलता है, ये किस चीज़ का मेडिसिन है? तभी चैंग बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर वो लिक्विड अभी भी होगा तो तुम्हें कुछ समय के बाद वॉमिटिंग हो जाएगी, और अगर तुम्हें वॉमिटिंग नहीं हुई तो समझ लो तुम्हारा पेट बिल्कुल साफ है दोस्त, और मेरी टेंशन भी ख़त्म। इस पर वांगजी मुस्कुराता है और बोलता है, तुम अच्छे इंसान हो चैंग। और चैंग बोलता है, इतना भी अच्छा नहीं हूँ दोस्त। और फिर वो दोनों काफ़ी हद तक आगे निकल जाते हैं। तभी चैंग और वांगजी को एक नदी नज़र आती है। ये देखकर चैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर उस नदी को देखने लगता है। तो ये वांगजी पूछता है, क्या हुआ, तुम इतना हैरान क्यों हो? तभी चैंग बोलता है, इतने समय के बाद मैं यहाँ नदी देख रहा हूँ वांगजी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ नदी है। इस पर वांगजी बोलता है, तुम कहते हो कि तुम काफ़ी समय से यहाँ पर हो, पर तुमने नदी नहीं देखी, तो आखिरकार तुमने देखा क्या है? तभी जो चैंग है वो वांगजी की तरफ मुड़ कर बोलता है, मैंने यहाँ मौतें देखी है दोस्त, पर अभी जो चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं तुम दोनों के यहाँ आने के बाद, वो मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। तभी चैंग नदी के पास जाने लगता है और वांगजी उसे रोकते हुए बोलता है, क्या हमारा वहाँ जाना सेफ है? हो सकता है कि एक छलावा हो। तभी चैंग बोलता है, सूरज की रोशनी जब तक हम पर पड़ रही है हम सुरक्षित हैं, आओ। ऐसा कहकर वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे नीचे ले जाने लगता है, क्योंकि वो नदी थोड़ी ढलान में थी। जैसे जैसे वो लोग नीचे आते हैं, नीचे का नज़ारा देखकर चैंग खुश हो जाता है, क्योंकि नीचे काफ़ी सारी सब्जियां लगी हुई थी ताज़ी, जिसे देखकर चैंग बहुत खुश हो जाता है। और चैंग बोलता है, वाह, यहाँ तो हमें खजाना मिल गया। ये कहकर वो सब्जियां तोड़कर बैग में रखने लगता है। जिस पर वांगजी बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी चैंग बोलता है, हमारे पास जो खाना था वो खत्म होने लगा है, इसलिए मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तभी वांगजी बोलता है, ये सारी चीज़ें तो तुम कॉलोनी हाउस में भी उगा सकते हो ना।
तभी चैंग बोलता है उगाया था, लेकिन अचानक से वहाँ की मिट्टी में कुछ हो गया है और वहाँ के खाने सड़ गए। यानी कि जितनी फसल मैंने लगाई थी वो सभी सड़ गई। तो मुझे पता नहीं था कि आगे हम क्या करेंगे, और ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये सब यहाँ उग रहे हैं, तो हम कुछ ले जाते हैं, आगे के खाने के लिए काम आएगा। ये कहकर चैंग सब्जियाँ तोड़ने लगा था, और चैंग की बात को सुनकर वांगजी भी सब्जियाँ तोड़ने में हेल्प करने लगा था, क्योंकि वो समझ पा रहा था कि इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बिंग और जिजुई वो दूसरी तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ उन्हें ढेर सारे कंकाल नज़र आते हैं जो स्टैचू की तरह खड़े हुए थे, यानी कि उनके जो पैर थे वो मिट्टी में दफनाए हुए थे। उन्हें एक खंबे की तरह खड़ा किया गया था और उनके सिर पर कीलें ठुकी हुई थी, जिससे विंग टच करने की कोशिश करता है तो सुजी उसका हाथ पकड़कर बोलता है, हमें से टच नहीं करना चाहिए विंग, पता नहीं ये क्या है। इस पर विंग भी हमें सिर हिलाता है और वो आगे बढ़ते हैं कि उन्हें ढेर सारे कंकाल नजर आते हैं जिनका घेरा बना हुआ होता है, और लकड़ी के छोटे छोटे घर, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे घर, जैसे कि डॉग हाउस आप लोगों ने देख रखा होगा। डॉग हाउस से थोड़ा सा बड़ा, इतना कि एक इंसान घुस जाए, लेकिन वो इंसान अच्छा खासा लंबा इंसान उस जगह में नहीं घुस सकता। ऐसे घर थे लकड़ी के, और उनके दरवाजे पूरे पैक थे। सिजुई ने एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा खुला नहीं था। और तभी विंग ने कहा था, क्या ये किसी तरीके का ट्रैप है? इस पर सिजुई ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ कि जब तक हम लोग सूरज की रोशनी में हैं हम सब सेफ हैं। इस पर विंग ने भी हमें सिर हिलाया था, और वो दोनों और इधर उधर ढूंढने लगे थे। अब देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया था, और फिर चैंग बोलता है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है वांग जी, अब हमें वापस चलना चाहिए। तभी वांग जी बोलता है, लेकिन हमने तो ठीक से ढूंढा भी नहीं। तभी चैंग बोलता है, हम कल आ जाएंगे क्योंकि अब शाम होने वाला है। अगर हम अभी नहीं निकले तो हम सही टाइम पर कॉलोनी हाउस में नहीं पहुंचेंगे और फिर से उन क्रिएचर के बीच फंस जाएंगे। इसे सुनकर वांगजी ने कहा था, हाँ चलो हमें निकलना चाहिए। और वो अब निकल गए थे। उनके पीठ पे ढेर सारी सब्जियां थी, क्योंकि चैंग ने बहुत सारी सब्जियां तोड़ ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये जगह भी गायब हो जाए, यानी कि सब्जियां जो है वो भी गायब हो जाए। और वो वापस से अपनी जगह में पहुंचने लगे थे। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि विंग और सिजुई पहले से ही वहां पर है। तभी चैंग ने कहा, क्या तुम लोगों को कुछ मिला? जिस पर विंग ने बताया कि उन्हें कंकालों से भरा हुआ एक तरीके का शहर ही मिला था। जिस पर चैंग ने पूछा, वहाँ तुम लोगों ने किसी चीज़ को हाथ तो नहीं लगाया ना? इस पर सिजुई ने कहा, मैंने एक घर को हाथ लगाया था, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो पैक था, खुला नहीं था। इस पर चैंग ने बोला, आगे से किसी चीज़ को छूना मत, हमें पता नहीं कि उसके अंदर क्या हो सकता है। इस पर सिजुई ने हाँ में सिर हिलाया था, और सिजुई ने देखा कि पीछे कुछ है। तो सिजुई जब पीछे मुड़ा तो देखा कि ढेर सारी सब्जियां थी। ये देखकर सिजुई काफ़ी खुश हो गया था, और उसने एक गाजर उठाकर खाना भी शुरू कर दिया था और बोला था, वाओ फ्रेश सब्जियाँ, तुम्हें कहाँ मिला चैंग? तभी चैंग ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम यकीन नहीं करोगे सिजुई, मुझे यहाँ कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब मिला, और उसी के ढलान के नीचे ढेर सारी सब्जियाँ मिली। हमसे जितना हो पाया हम उतना ले आए। इस पर सिजुई ने कहा, तो चलो ना, मैं और ले लूँगा। इस पर चैंग ने कहा, इतना काफ़ी है, देख रहे हो ना सूरज ढल रहा है, हमें कॉलोनी हाउस पहुँचना चाहिए, नहीं तो हम वापस से उन क्रिएचर के बीच फंस जाएंगे। इस पर सिजुई ने भी हाँ में सिर हिलाया था, और चैंग ने वांगी और विंग को भी गाजर खाने के लिए दिया था। विंग ने तो पहले मना कर दिया था, लेकिन फिर चैंग ने कहा कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें ताकत की ज़रूरत है विंग। और ये कहकर उन्होंने खाना शुरू किया था, और बीच बीच में सिजुई चैंग को भी खिला रहा था। और वो सब मतलब उन चारों ने सब्जियां आपस में बांट ली थी और उठा लिया था, क्योंकि वो काफ़ी भारी लग रहा था। तो विंग ने भी थोड़ा सा उठा लिया था, और सिजुई ने भी, और चैंग और वांगजी ने भी। और फिर वो जंगल के रास्ते से कॉलोनी हाउस की तरफ जाने लगे थे। जंगल के रास्ते में चैंग को काफ़ी सारी मेडिसिन्स भी मिल रही थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, और वो उन मेडिसिन्स को इकट्ठा भी कर रहा था बीच बीच में। जब विंग चैंग से पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो चैंग बोलता कि ये दवाइयाँ हैं, ये हमारे बहुत काम आएगी। और ये सुनकर विंग भी उसकी मदद करने लगता था, और ऐसा करके उन लोगों ने काफ़ी सारे मेडिसिन्स भी इकट्ठा कर लिए थे, यानी कि जो जड़ी बूटियाँ थी
वो भी इकट्ठा कर ली थी। तभी विंग ने पूछा था, चैंग तुम्हें मेडिसिन के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? जिस पर चैंग मुस्कुराकर बोलता है कि उसकी दादी माँ एक वैद्य थी और उन्होंने ही इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था। तभी विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो तुम्हारी दादी के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरीज होंगी ना? जिस पर चैंग ने हाँ कहा और कहा कि मैं उनसे मिलने के लिए ही निकला था और फिर मैं यहाँ फंस गया। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अब तक ज़िंदा नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ रहे मुझे काफ़ी समय हो गया है और उनकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ी हुई थी विंग। मैं उनसे मिलना चाहता था, पर शायद उनके आखिरी समय में मैं उनसे मिल भी नहीं पाया। ये सुनकर विंग का दिल दुख से भर जाता है, क्योंकि वो भी अपनी दादी के आखिरी समय में उसके साथ नहीं था। ये बात विंग को याद आ जाती है और वांगजी समझ जाता है कि विंग अपने मेमोरीज को याद कर रहा है। वांगजी विंग के पास जाता है और उसे एक कंधे से गले लगाकर बोलता है, डोंट वरी, सब ठीक है। वांगजी की आवाज़ सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है और फिर चैंग बोलता है, दोस्तों हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे, बस हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। ये कमीने क्रिएचर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस पर सभी ने हाँ में सिर हिलाया था और वो सब वापस कॉलोनी हाउस के लिए पहुँच गए थे। इस बार कॉलोनी हाउस का रास्ता उन्हें काफ़ी लंबा लग रहा था, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही वो लोग उस कॉलोनी हाउस में पहुंच चुके थे और वहां पहुंचकर सबसे पहले चैंग ने वेजिटेबल्स को स्टोर करना शुरू कर दिया था और उसने कहा था कि तुम सब भी मेरी मदद करो, फिर बाद में हम बाकी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। और विंग वांगजी और सिजुई ने भी उसकी मदद की थी। सभी वेजिटेबल्स को धोया था, जो चीज़ें बनाने के लिए निकालनी थी उसे अभी निकाल के रख दी थी। देन बाकी चीज़ों को स्टोर करके रखना शुरू कर दिया था। फिर उन लोगों ने वेजिटेबल्स के सारे कामों को निपटा दिया था, क्योंकि चैंग नहीं चाहता था कि ये सब्जियां भी खराब हो जाए। जिस पर विंग ने बताया था कि उसको पता है कि सब्जियां कैसे स्टोर करनी चाहिए जिससे वो और भी ज़्यादा समय तक टिकी रहेंगी। जिस पर चैंग ने विंग को धक्का देकर आगे किया और बोला, तो करो ना। और फिर विंग ने सारा काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो चारों काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, पर वो सारा काम कर रहे थे। तभी सिजुई बोलता है, मैं तुम लोगों को यहाँ नौकर नजर आता हूँ क्या? मुझे नहीं करना ये सब। इस पर चैंग ने सिजुई के बालों को पकड़ा था और खींचते हुए बोला था, हम सब भी कर रहे हैं, तो क्या हम सब भी तुम्हें नौकर नजर आते हैं? चुपचाप करो। इस पर सिजुई ना चाहते हुए भी अपना मुंह बनाकर सारा काम कर रहा था और चैंग और सिजुई की नोक झोंक देखकर विक और वांगजी मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आप लोगों को शायद मैंने बताया है या नहीं बताया मुझे नहीं पता, पर मैं अपने फ्रेंड की वेडिंग में फंसी हुई हूँ। हाँ, मैं फंसी हुई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ नहीं आना था फिर भी मैं आई हूँ और यहाँ का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी भी बारिश हो रही है, तो मेरा गला भी थोड़ा इधर उधर है। और ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि कमेंट भी नहीं मिल रहे हैं मुझे अच्छे से और लाइक भी कम है, देन व्यूज़ भी कम है। तो आप लोग मुझे बताइए। देन ये स्टोरी मैं कोशिश करूँगी कि अगले पार्ट में ख़त्म कर दूँ, और अगर अगले पार्ट में ख़त्म नहीं हुआ तो इसका एक और पार्ट आएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम कोई न्यू स्टोरी स्टार्ट करेंगे। एंड आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को किस तरीके की स्टोरी सुननी है, ताकि मैं वैसी लाऊँ। आप लोग मुझे बताइए, तभी तो मैं उसमें क्रिएट कर पाऊँगी ना, क्योंकि व्यूज़ कम हैं, लाइक भी कम है और कमेंट तो बस 1-2 ही आते हैं। पहले वाले में अच्छा रिस्पॉन्स था। तो आपको किस तरीके की स्टोरी चाहिए तो मुझे बताइए, क्योंकि आप लोगों को हॉरर पसंद है तो मैं हॉरर लेके आ रही हूँ। इसके बाद हॉरर तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, फिर उसके बाद हॉरर आएगा, मतलब ऐसा चलता रहेगा। हॉरर के अलावा भी मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज लिख रखी हैं, तो मैं वो भी लेके आऊँगी धीरे धीरे। इस स्टोरी के ख़त्म होने के बाद डिफरेंट स्टोरी आएगी, देखते हैं। जो स्टोरी मुझे पसंद आ जाए मैं वो लेके आऊँगी। देन गाइस, सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस। देखिए स्टोरी को, आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा, सुन के तो देखिए। देन मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। बाय गाइस। और हाँ, जो पार्ट्स वाली स्टोरी है उसमें भी मैं जल्दी से ही डालना चालू करूँगी। बस आप सब थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। एक का हो रहा है तो दूसरे का नहीं हो पा रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके स्टोर करके रख लूँ और मैं आप लोगों को कंटिन्यू कोई स्टोरी दूँ। तो मैं चैप्टर्स वाले को भी करने की कोशिश करूँगी, तो वहाँ पर भी जल्दी ही सारी स्टोरी आ जाएंगी। तो हम मिलते हैं उस स्टोरी के अगले पार्ट में।
और हाँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस स्टोरी में कौन-सा पार्ट आपको ज़्यादा डरावना लगा या फिर अजीब लगा या फिर कैसा लगा? आपको कैसा लगा फीलिंग्स, मतलब कोई भी सीन जिसको सुनने के बाद आपको कुछ अजीब-सा महसूस हुआ हो या फिर अच्छा महसूस हुआ हो, या फिर कुछ अजीब-सा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपना जो चीज़ें हैं, अपनी एहसास जो आप लोगों ने फ़ील की, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। बाय गाइस। तब अभी अपना ध्यान रखें। बाय।